हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर का एजुकेशन एंड सोसाइटी का यूनिट 3। यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है और चैनल पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट आप टॉपिक्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। उसके अंदर आपको पियाजे की थ्योरी, एनईपी, एनसीएफ, सीसीई, लर्निंग आउटकम्स, बहुत सारी चीज़ें जो टॉपिक वाइज होती हैं, एरिक्सन्स थ्योरी, मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी, ये सभी थ्योरीज वगैरह सब टॉपिक्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक करना, ठीक है। बाकी अब हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिट 3 है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमने एजुकेशन में कितनी सारी पॉलिसीज़ देखी हैं, कितनी सारी रिकमेंडेशंस देखे हैं, कमीशंस बने हैं और एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की गई है और इसी पे हमें पढ़ना है। और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सब डीएलएड लेवल पे ही नहीं, आगे भी आपको जितने भी एजुकेशनल एग्जाम्स है सब में सीटेट में हेल्पफुल रहेगा। ये सब आपके केवीएस, टीटीपीएससी किसी भी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन दिया गया था राधाकृष्णन कमीशन के थ्रू 1948-49 में, ठीक है। मेनली मैं इनकी बात बता देती हूँ, इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया था। इन्होंने फोकस किया था यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन पे कि यूनिवर्सिटी में कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, 12th के बाद हमें कैसी एजुकेशन करनी है, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितने साल के होने चाहिए और कैसे कैसे हम ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर डिसाइड कैसे करेंगे, उसके अंदर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, किनको मौका मिलना चाहिए, किनको नहीं, इन सब चीज़ों पर बात की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। मिशन का एम था कि एक अच्छे नागरिक बन सके, हम बना पाए एजुकेशन के थ्रू, जिनमें नेशनल यानी देशभक्ति की भावना हो और सोशली अच्छी फीलिंग्स हो, सोसाइटी के लिए कुछ कर दिखाने की जज्बा हो। इंट्रोड्यूस किया गया वोकेशनल सब्जेक्ट्स जिससे कि उनकी अर्निंग कैपेसिटीज़ बढ़ सके, जिससे वो अच्छे से अर्न कर सके। ऐसे फिर नहीं कि कुछ पढ़ा दिया और फिर उससे पैसे ही नहीं कमा पा रहे। तो इसलिए कैपेसिटी अर्निंग की बढ़ाने के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी ऐड ऑन किया गया ताकि बच्चे सिर्फ पढ़ के निकले और बेरोजगार ना रहे। कुछ वोकेशनल एजुकेशन लें जो ऐसी एक्टिविटीज़ हों, जो ऐसी नॉलेज हो, ऐसे स्किल्स हों जिससे वो बाहर निकलते ही कमा सके, ठीक है। साथ ही में इनका ये भी रिकमेंडेशन था कि वो डेवलप करें एक लीडरशिप क्वालिटी स्टूडेंट्स के अंदर, प्रमोट करें ऑल राउंड डेवलपमेंट, मोरल, फिजिकल, सोशल, एकेडमिक्स और बिना एकेडमिक्स वालों को करिकुलर एक्टिविटीज़ है सबको प्रमोट करें। डाइवर्सिफाई एक करिकुलम बनाया उन्होंने जिसके अंदर वोकेशनल टॉपिक्स पे बात की, एजुकेशन के रिगार्डिंग, टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, कॉमर्स के स्ट्रीम्स सभी पे बात की गई। अभी मैं आपको और भी बताऊंगी उन्होंने किस किस टॉपिक पे बात की। पहले हम स्लाइड्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल होने चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड म्यूज़िक हो गया और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, साथ में थोड़ा माइंड रिलैक्स करते हैं। प्रोवाइड किया गया गाइडेंस और काउंसलिंग और स्कूल्स के लिए कि कैसे हम आगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन से हमें सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, या अगर आपने 12th में ये लिया है तो आपको क्या लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे क्या होगा, सब बताया भी गया, ठीक है। साथ ही में हमें वुमेन एजुकेशन को रिगार्डिंग बहुत कुछ प्रमोट किया गया कि वुमेन्स को भी 12th तक नहीं यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन लेनी चाहिए। वीकर सेक्शंस, SC ST सबको ही प्रमोट किया गया। साथ ही में इम्प्रूव की गई टीचर ट्रेनिंग और स्टेटस को, क्योंकि अगर अच्छे टीचर्स नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो हम हायर एजुकेशन दे रहे हैं वो भी अच्छा नहीं जाएगा। तो एक अच्छे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए गए और साथ ही में ऐसे सेमिनार्स डेवलप किए गए ताकि हम टीचर्स को भी बहुत अच्छे से ट्रेंड कर पाएँ। साथ ही में इंकरेज किया गया, एस्टेब्लिशमेंट हुई एक मल्टीपर्पज़ स्कूल्स की जिसके ना होलिस्टिक एजुकेशन जाए, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा करेंगे स्कूल लेवल से तो यूनिवर्सिटी में भी हमें आसानी होगी, ठीक है। यानी यूनिवर्सिटी में आते आते आप फिजिकली, मोटर और साइकोलॉजिकली डेवलप अच्छे से हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं इन्होंने किस किस टॉपिक्स पे बात की। इन्होंने बोला कि हायर एजुकेशन को हमें कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहिए ताकि हम सिर्फ एक गवर्नमेंट के अंडर एजुकेशन ना आए। इन्होंने बहुत अच्छी बात की गई, हम मेरिट्स और डीमेरिट्स में भी देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला कि हमें कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहिए हायर एजुकेशन के, जो माना भी गया। और अब कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक हो जाए स्टेट में, हमारे नेशन में, तो वो कौन संभालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी या स्टेट गवर्नमेंट। तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर डिसीजन लेगी एजुकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। और आप देख भी सकते हो जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो सेंट्रल और स्टेट एक साथ मिलकर बनाती है, ठीक है। साथ ही में इन्होंने बोला कि कमेटी बनानी चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी बनाने के लिए इन्होंने रिकमेंड किया और उसके बाद बन भी गया यूजीसी। हमारा यूजीसी इस्टेब्लिश किया गया, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि इन्होंने बोला था कि एक ऐसा ग्रांट कमीशन जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे फंड दे, पैसे की जो भी लेन देन है, या कहाँ पैसा चाहिए, कहाँ कौन से कॉलेजेस में चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, इन सब चीज़ों पे कौन ध्यान रखेगा, गवर्नमेंट के पास इतना काम होता है, राइट। तो इन्होंने बोला कि एक तो आप
यूजीसी बना दो, इस्टेब्लिश कर दो जो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। और यूजीसी को फ्री कर दिया गया कि आप पे कोई रूल नहीं करेगा, आप खुद ही अपने ऑटोनोमस बॉडी हो और आप बनाओगे, ठीक है। तो हम मेरिट्स में भी पढ़ेंगे, अभी मेरिट्स डी मेरिट्स भी हम देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे। बाकी मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही बताया यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम होगा। इन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन होगा वो 3 साल का होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा 2 साल का होगा। रिसर्च वर्क के बारे में बताया कि रिसर्च वर्क कैसे करना है। इन्होंने मेनली 3 कैटेगरीज बताई, जैसे आर्ट, साइंस और हमारे वोकेशनल एंड टेक्निकल कैटेगरी, ठीक है। इन्होंने बताया इन कैटेगरीज में बच्चे जाएंगे, इसके अलग अलग फील्ड्स में वो पढ़ाई करेंगे और अपना स्कोप बना पाएंगे। सब्जेक्ट्स भी बताए इन्होंने इसी से रिलेटेड। इन्होंने ये भी बताया कि रूरल एरिया जो विलेज एरिया, वहाँ पे यूनिवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे अफिलिएटेड कॉलेजेस कितने इंपॉर्टेंट है बनाना। तो इन्होंने ही बोला कि हमें इस्टेब्लिश करना होगा गांव के क्षेत्रों में भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, ताकि गांव के बच्चे भी हायर एजुकेशन ले पाएँ। इन्होंने और ये बोला कि हमें थोड़ा इंडिपेंडेंस देना है जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, कि वो अपने खुद के कुछ फैसले खुद ले पाएँ, ठीक है। और साथ ही में इन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें क्या टेक्निकल रिसोर्सेज डालने चाहिए, एग्रीकल्चरल नॉलेज भी देनी चाहिए, मेडिसिन जो हमारे होते हैं उसकी नॉलेज भी देनी चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला कि अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो हमें एक ट्रेंड टीचर्स चाहिए, लेक्चरर्स चाहिए, प्रोफेसर चाहिए। तो इन्होंने ये भी बोला कि हमें फंड देना चाहिए कि डेली बेसिस पे, यानी कि मंथली या 6 मंथ में एक सेमिनार हो, एक वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हो, जिससे टीचर्स भी अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएँ, जैसे कि आप देख भी सकते होगे आजकल दिखता भी है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग डेवलप होनी चाहिए, कि इस स्टैंडर्ड के टीचिंग अगर आप लोगे तब जाके आप एक अच्छे टीचर कहलाओगे, और बहुत कुछ बताया इस पर। इन्होंने भी बताया कि 12th के बाद हम कैसे बच्चों को एडमिशन देंगे, इस प्रोसेस पे भी इन्होंने बहुत कुछ बताया था उस रिपोर्ट में। और इन्होंने बोला था कि 12th के बाद हम अच्छे स्टूडेंट्स को लेंगे जिनके नंबर्स अच्छे हों, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन देगी, तो एडमिशन प्रोसेस पे भी बात की गई थी। और ये कहा था कि 18 के बाद एडमिशन देगी जिन्होंने 12th कंप्लीट कर रखी हो। बिना 12th कंप्लीट किए कि बच्चों को नहीं देंगे हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन। इन्होंने कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन पे भी बात की थी, जैसे एग्रीकल्चर एजुकेशन में बात की थी कि इसको प्रमोट किया था कि इन एस्पेक्ट्स को प्रोफेशनली समझाना चाहिए यूनिवर्सिटी में और डेवलप करना चाहिए स्किल्ड बच्चों के अंदर। कॉमर्स एजुकेशन में बात की थी, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में बात की थी, एजुकेशन ऑफ लॉ की बात की थी, लॉ के अंदर भी एजुकेशन से कैसे सिस्टम है, लॉ बच्चों को कैसे पढ़ाना है। मेडिकल एजुकेशन में बात की थी कि मेडिकल कॉलेजेस वगैरह कैसे डेवलप होंगे। टीचर एजुकेशन की बात की गई थी कि अच्छे टीचर्स कैसे बन पाएंगे हर लेवल पे। साथ ही में इन्होंने बात की थी रिलीजियस एजुकेशन, मोरल एजुकेशन। इन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हम मोरल एजुकेशन भी देंगे बच्चों को, कि कैसे रहना चाहिए मोरली, एथिकली, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं। और रिलीजियस एजुकेशन भी देंगे कि गौतम बुद्ध की क्या नॉलेज थी, ठीक है। उन्होंने कहा कबीर जी के बारे में पढ़ाया जाए, जीसस के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। शंकर, रामानुजन, महादेव, गांधी जी, इन सब के बारे में, नानक जी, इन सब के बारे में नॉलेज दी जाएगी। इन्होंने ये भी बोला था कि हमें ऐसी भी नॉलेज देनी चाहिए। इनके एस्पेक्ट्स थे। अब क्या अच्छा है क्या बुरा, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, मेरिट्स में, डी मेरिट्स में, ठीक है। सिस्टम पे भी कहा कि एग्जामिनेशन सिस्टम क्या रहेगा, कैसे एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ ऐसे बेस होगा या एमसीक्यू भी डालना चाहिए, इस पर भी इन्होंने बात की थी। और इन्होंने कहा था कि वाइवा वगैरह भी होना चाहिए, थ्योरी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। इन्होंने बहुत कुछ बताया था कि टाइप्स क्या होने चाहिए एग्जामिनेशन लेने के लिए। इन्होंने टाइम भी बताया था, परसेंटेज भी बताया था इन्होंने कि जिसके 60% से ज़्यादा आएंगे वो हमारे फर्स्ट डिवीज़न में माने जाएंगे, उससे कम हमारे 55 के आसपास सेकंड डिवीज़न में, और जो 55 से भी कम आए इसका परसेंटेज वो होंगे हमारे थर्ड डिवीज़न में। तो इन्होंने इस पर भी बात की। और वुमेन एजुकेशन पर भी बात की थी उन्होंने कि वुमेन एजुकेशन प्रमोट करने चाहिए, गाँव में भी प्रमोट करने चाहिए, और कॉलेजेस भी बनाने चाहिए। स्पेसिफिकली वुमेन कॉलेजेस भी बहुत सारे बनाए गए इनके कमीशन के बाद। और इन्होंने बताया कि कुछ, इन्होंने बोला कि वुमेन्स के लिए करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए होम मैनेजमेंट, होम इकोनॉमिक्स एंड न्यूट्रिशन जैसे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। ये कितना सही है कितना गलत ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। बाकी इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी, ठीक है। और कोएड स्कूल के बारे में भी बात कही थी। कोएड हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें हमारे मेल एंड फीमेल दोनों पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने ऐसे टाइप्स के बारे में बताया था। साथ में इन्होंने बताया था स्टूडेंट्स वेलफेयर और देयर एक्टिविटीज़ की, उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी स्कूल्स में, क्या वो सिर्फ पढ़ेंगे और जाएंगे या फिर बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। और उन्होंने स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में ये कहा था कि वो एक एडवाइजरी बॉडी ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर बनना चाहिए हर स्कूल कॉलेजेस में, जैसे कि जो बच्चों की नीड्स हैं वो पहुंचा पाए वो ग्रुप, वो बॉडी, कि स्कूल्स में ये कमी है प्रिंसिपल तक पहुंचाए, छोटा मोटा आंदोलन करे ताकि स्कूल्स में उनकी बातें सुनी जाए, कॉलेजेस में उनकी बातें सुनी जाए। तो इन सब चीज़ों पर बात की गई थी। और यूनिवर्सिटी लेवल पे उन्होंने कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ या जिम जैसी इक्विपमेंट्स भी डालने के बोला था कि इस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जिमनास्टिक जैसे जो आपको देखने को मिलेंगे कि छोटे मोटे पार्क्स में उनके पार्क होते हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे जिम वगैरह भी होता है, ताकि फिजिकली बच्चों का फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो भी बिल्ड हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो मेंटल के साथ साथ। और CCE जैसे उन्होंने प्रोग्राम भी बोले थे प्रमोट करने के लिए, ताकि बच्चे उसमें भी अच्छे हो।
उन्होंने ये भी बताया मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन की, क्या मीडियम होना चाहिए हायर एजुकेशन में, इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, या फिर कोई अलग स्टेट की उसकी मदर टंग होनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने बात किया गया था कि क्या कैसे होना चाहिए कैसे नहीं। ठीक है, साथ ही में उन्होंने ये भी बोला था कि हमें किस चीज़ को अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और किसको नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें बेसिकली हमारे राधा कृष्णन कमेटी ने कहा था, कमीशन ने कहा था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरिट्स की, कि मेरिट्स क्या हैं इनके। इन्होंने जो अपनी कमीशन रिपोर्ट दी इसके अंदर उन्होंने इनके मेरिट्स क्या है, क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें, सब हम देखेंगे। पहले तो ये है कि इन्होंने जो बात की गई थी कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ये नहीं कि रटिफिकेशन कर दो और ऐसे चले जाएंगे, बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं और कॉलेज से निकलने के बाद उनके पास कुछ वर्क ही नहीं होगा करने को, कमाई नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही है कि वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, ये मेरिट हो गया कि कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान दिया गया कि कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच की उन्हें समझ आए चीज़ें। ठीक है, सिर्फ रटिफिकेशन ना हो। उसके बाद एक अच्छी चीज़ ये थी कि यूजीसी बनाया गया इन्हीं के कहने पे। ठीक है, राधा कृष्ण कमेटी ने ही कहा था कि यूजीसी बनाया जाए जो फंड अप्लाई करे, दे पाए सभी कॉलेजेस को, कुछ रूल्स वगैरह बना पाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इनके मेरिट हो गई, रिकमेंडेशन बहुत अच्छी थी जो इन्होंने हमने माना। ठीक है, साथ ही में इन्होंने ये भी बोला कि जो यूनिवर्सिटी है उसको पॉलिटिकली दूर रखा जाए इन सब चीज़ों से। ठीक है, ये सब जो गवर्नमेंट है उससे दूर रखा जाए। एजुकेशन को मेनली बोला कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को दूर रखना चाहिए पॉलिटिक्स से। ये पार्टी अगर अच्छी है तो एजुकेशन पर प्रभाव पड़ रहा है, अच्छी नहीं है तो एजुकेशन नहीं। उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी को अपने ऑटोनोमस एक बॉडी बना दो कि उनके अपने रूल्स रेगुलेशन होंगे। गवर्नमेंट सरकार किसी भी आ रही है किसी की जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उसके बाद उन्होंने प्रमोट किया कि अच्छी क्वालिटी ऑफ टीचर्स आने चाहिए कॉलेजेस में, ट्रेन टीचर्स आने चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए टेस्ट पेपर दे के आने चाहिए और सैलरी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड फील करे कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो हमें सैलरी भी अच्छी मिल रही है। तो ये भी बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। साथ ही में उन्होंने जो बात कही गई थी कि वुमेन एजुकेशन पे वो बहुत अच्छा था, रूरल एजुकेशन पे कि गांव इलाकों में भी कॉलेजेस बनने चाहिए, एफिलेटेड कॉलेजेस बनने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात कही थी। साथ ही में इन्होंने एजुकेशन पे भी बहुत अच्छा किया था कि एजुकेशन को सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने रट लिया लिख दिया कुछ भी। इन्होंने एमसीक्यूज़ भी डाला, वाइवा भी डाला, प्रैक्टिकल भी डाला, जिससे हमें पता चले कि हाँ बच्चा सच में पढ़ रहा है, समझ रहा है कि नहीं, उस बेसिस पे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक मेरिट के तौर पर निकल रहा है। साथ ही में बैलेंस्ड उन्होंने बताया कि साइंटिफिक नॉलेज, मोरल वैल्यू और कल्चर एजुकेशन पे एक बैलेंस्ड के लिए उन्होंने बात की कि एक बैलेंस होना चाहिए कि बच्चे हर चीज़ में हर फील्ड में अच्छे हैं, सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे, उनका मोरल वैल्यूज़ मोरल डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे थे जो मेरिट्स थे। आप अपनी तरफ से बहुत कुछ लिख सकते हो जो आपको लगता है आपने पढ़ा अब तक। ठीक है, तो उसको देख के आप लिख सकते हो कि वेलफेयर, स्टूडेंट वेलफेयर पे बात की, वो भी एक मेरिट हो गया। ठीक है, एक उन्होंने ये भी बता दिया कि कोर्सेज कैसे होंगे, 3 साल का ये होना चाहिए, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, ये भी बता दिया मेरिट है। ठीक है, पे स्केल पे बात की टीचर्स के, ये सब मेरिट्स हो गए। अब हम बात करते हैं डी मेरिट्स पे, क्योंकि सब चीज़ों की सिर्फ मेरिट्स ही नहीं होते, अच्छाइयाँ नहीं होती, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं जो हर कमीशंस में होती हैं, हर पॉलिसीज़ में होती हैं, जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्योंकि बातें ज़्यादा हो जाती है ना। तो इसलिए ये डीमेरिट तो है ही इनका कि इन्होंने बातें कुछ ऐसी कर दी ना कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल नहीं माना गया और ये डीमेरिट में आ गया कि रियलिटी में वो सब जल्दी जल्दी कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये कहा गया कि इस सब चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा जो उन्होंने बोला, और रास्ता भी उन्होंने ठीक से नहीं बताया ना, प्रोसेस भी नहीं बताया कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो एम बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये डीमेरिट है। उसके बाद उन्होंने जो बात की मीडियम ऑफ एजुकेशन पे, इंग्लिश को इन्होंने फेवर किया कि इंग्लिश होना चाहिए, बट इंग्लिश को इन्होंने क्या किया कि कंपलसरी कह दिया। एक तो पहले उन्होंने कंपलसरी कह दिया कि इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी है यूनिवर्सिटी लेवल पे, वही दूसरी तरफ आगे अगर हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि इंग्लिश ऑप्शनल भी है। तो ये थोड़ा डिबेट वाली बात होगी कि ये कहना क्या चाहते हैं कि इंग्लिश ऑप्शनल है या फिर इंग्लिश एक ऐसा है जो कि कंपलसरी है। ठीक है, तो इस पर ये डीमेरिट है कि उन्होंने ठीक से बताया ही नहीं इस लैंग्वेज पे। उसके बाद जो हमारा मीडियम के बाद जो मैंने जो कल्चरल एजुकेशन पे बात की ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना रीजनल, हमें रीजनल मतलब रीजन जो हमारे कल्चरल जितने भी एजुकेशन है, रिलीजियस एजुकेशन है, उस पर हमें बोलना ही है कि रिलीजियस पढ़ाना ही है कि कौन थे क्या थे, ज़रूरी नहीं है आपको ऑप्शनल कर दो। तो ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी एजुकेशन में। एजुकेशन को थोड़ा रिलीजियस से अलग करके भी पढ़ा जा सकता है, तो इस पर भी कहा था। तो ये डीमेरिट हो गया। साथ में ये डीमेरिट है कि इन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे बात की कि यूनिवर्सिटी में ये होना चाहिए, हायर एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर इन्होंने बात कहा नहीं कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन। अगर आप बेस ही अच्छा नहीं करोगे तो आगे पढ़ के पढ़ा के अच्छे रूल्स रेगुलेशन बना के क्या ही करोगे। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट था कि आपको सबसे पहले तो प्राइमरी लेवल पे बात करनी चाहिए कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, फिर उसके बाद हम 11th-12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी। बट ये डीमेरिट है कि उन्होंने सिर्फ हायर एजुकेशन पर बात की थी। ठीक है, और साथ ही में हम ये भी कह सकते हैं, डू नॉट सफिशिएंट एड्रेस अक्रॉस द
इक्विटी इशू इन हायर एजुकेशन, यानी कि जिसको जितनी ज़रूरत है इक्विटी दे पा रहे हैं कि नहीं हम, ठीक है। इक्वालिटी तो ठीक है, पर कोई अमीर है उसको उतना ही दो, और जो गरीब है जिसको रिसोर्सेज नहीं है उसको भी उतना ही दो, तो ये इक्विटी नहीं हो। इक्विटी तो ये ना जिसको जितनी ज़रूरत है आपको उतना रिसोर्सेज देना चाहिए, उतनी हेल्प देनी चाहिए, स्कॉलरशिप वगैरह देनी चाहिए। तो इसमें बात नहीं की गई ढंग से, तो ये एक डीमेरिट के रूप में सामने आता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें डीमेरिट एक और आप लिख लो कि कह सकते हैं कि थोड़ा वुमेन एजुकेशन में इनको नैरो माइंडेड एटीट्यूड रहा, कि उन्होंने कहा कि वुमेन एजुकेशन में ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे होम साइंस जैसे, जैसे कि होम मैनेजमेंट, होम इकोनॉमिक्स, होम न्यूट्रिशन। भाई क्यों होम की बात क्यों करनी, उनको जो बेसिक नॉलेज है वो दो, इकोनॉमिक्स की दो, मैथ्स की दो, ठीक है। तो ये आपको बाइसनेस भी देखने को मिलेगा थोड़ा सा, तो ये डीमेरिट में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। ये कमीशन आ तो गया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा एजुकेशन पे, ठीक है। सबसे पहले इम्पैक्ट तो आप ये कह सकते हो कि इसकी वजह से, ये कमीशन आने की वजह से एक यूजीसी नामक कमीशन एक बनाया गया, जो कि फंड देती है कॉलेजेस को, मेंटेन करती है कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स को, यूजीसी, ठीक है। इन्हीं की वजह से आया, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन पे माना गया जो अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मेड के यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनोमस बॉडी बना देगी, जो किसी भी पॉलिटिकल के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। पॉलिटिक्स से वो दूर है, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया कि एजुकेशन को पॉलिटिक्स से दूर ही रखो, ठीक है। उसके बाद बात की गई कि हम एक क्वालिटी टीचर बनाएंगे, उनको बेटर ट्रेनिंग देंगे, उनको बेटर सैलरी देंगे, तो ये भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि पहले टीचर्स की सैलरी बहुत कम थी और उनको काम भी बहुत करवाया जाता था। बट इसके बाद उनको पता चला कि टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए सैलरी अच्छी रखो, उनको ट्रेनिंग देते जाओ, ताकि उनकी जो नॉलेज है, उनकी स्किल्स है, वो डेवलप होती जाए टाइम के साथ साथ। तो ये इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन पे। साथ ही में प्रमोट की गई रिसर्च अलाइंड हमारे जितने भी नेशनल डेवलपमेंट है, रिसर्च वर्क को, जैसे हमारे अमेरिका में कितने रिसर्च वर्क होते हैं, वहाँ पे फंड दी जाती है बच्चों को कि रिसर्च करो, कुछ नया बनाओ, कुछ नए बिजनेस बनाओ। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, जो रिसर्च करता है उसको पैसे नहीं देते, उसको थोड़े से क्या कहते हैं इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते। तो इसको प्रमोट करने को कहा कि अगर बच्चे रिसर्च ही नहीं करेंगे तो कुछ नया डेवलप नहीं कर पाएंगे, नहीं डेवलप कर पाएंगे तो हमारा जो नेशन है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ा हमारे करिकुलम पे, और एग्जाम जो हमारे एग्जामिनेशन रूल्स रेगुलेशन थे कि सिर्फ ऐसे ले लेते थे कि 5 पन्ने लिख दो तुम पास हो जाओगे, वो पूरा ही चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि एमसीक्यू लेंगे, वाइवा लेंगे, प्रैक्टिकल लेंगे, ताकि पता चले बच्चे को आता भी है कि बस पन्ने भर के बच्चा आ जाता है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा कि अब बच्चे पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद ये सारे इम्पैक्ट्स पड़े, और ये पहला कमीशन था, तो अच्छे से याद रखना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1946, 48 और 49 में आया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक्सपेंड किया, वुमेन एजुकेशन में थोड़ी बात की और रूरल एजुकेशन पे भी बात की, एटलीस्ट बात तो की, ठीक है। साथ ही में लीड किया गया फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एजुकेशन पॉलिसीज। इनके बेस, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और ये सब चीज़ें एक बेस बनी फ्यूचर में कौन कौन सी पॉलिसी बननी चाहिए, जो आगे पॉलिसीज भी बनी, एजुकेशन पॉलिसीज बनी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी 1968 में बनी, 1986 में बनी, फिर पीओए बनी 1992 में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन एजुकेशन के, उसके बाद अभी एनईपी बनी 2020 में, ठीक है। और एनसीएफ भी बना, करिकुलम भी बने। तो ये सब एक फाउंडेशन के रूप में निखर के आया कि अगर हमें फाउंडेशन मिल जाता है ना कि जड़, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की डीमेरिट्स मेरिट्स, इसके बारे में जो हमारे टॉपिक्स है वो पढ़ लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन 1948-49, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारा सेकंड टॉपिक विच इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालियर कमीशन 1952-53। उसके बाद आया मुदालियर कमीशन, जिन्होंने बात की सेकेंडरी एजुकेशन पे, कि सेकेंडरी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है ना, 6 to 12 हमारे जो एजुकेशन है 6। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि 7 साल का एक एजुकेशन पैटर्न इन्होंने बताया। इनकी थोड़ी बातें अजीब थी, इसलिए ज़्यादा इम्प्लीकेट नहीं हुई, ठीक है। तो 7 साल का एजुकेशन बताया कि 3 साल तो हमारे जूनियर हाई एजुकेशन होगा, 6th 7th 8th। उसके बाद उन्होंने 4 साल का सीनियर हायर एजुकेशन बताया, जो कि 9th 10th 11th 12th बताया उन्होंने, ठीक है। इनका भी यही मेनली एम तो सबका यही था कि अच्छे सिटीजन हम बना पाए, जिनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो, नेशनल प्राइड हो, जिसमें वोकेशनल स्किल्स आए, एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पे इन्होंने बहुत बात की कि वुमेन एजुकेशन इंक्रीज होना चाहिए स्कूलों में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने करिकुलम पे बात की कि अच्छा करिकुलम होना चाहिए, एकेडमिक्स भी अच्छे होना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन भी देनी चाहिए, एग्रीकल्चर, होम साइंस, आर्ट एजुकेशन जैसी बात की कि इन सब चीज़ों पर एजुकेशन देनी चाहिए, और बच्चों को देखना चाहिए कि इस फील्ड में वो अच्छे हैं, उन्हें प्रमोट करना चाहिए। साथ ही में इंकरेज किया गया कि मल्टीपर्पज़ स्कूल बनाए, जिसके अंदर हम सिर्फ बच्चों को जर्नल सब्जेक्ट्स ना पढ़ाएं, उनको वोकेशनल एजुकेशन भी दे, प्रैक्टिस भी दे। अगर वो किसी ब्यूटिक वाले जो में जाना चाहते हैं, ठीक है, प्लम्बिंग के किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन के, तो उनको वो सब प्रैक्टिकल, उनको एक तरीके से इनको प्रैक्टिस दें ताकि वो अच्छा आगे कर सके, ठीक है। अगर टेक्निकल में कहीं जाना चाहते हैं, उसमें एग्रीकल्चर में कुछ नया करना चाहते हैं, तो उनको प्रैक्टिस देना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा कि उसमें भी बहुत बात की गई है इस चीज़ पे,
ठीक है। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि रोट लर्निंग को एकदम हटा दो, रट्टाफिकेशन को हटा दो, एक्टिविटी बेस कराओ ना, जिससे बच्चे सीख पाएँ। ग्रुप एक्टिविटीज़ कराओ, ग्रुप डिस्कशन करवाओ, प्रोजेक्ट वर्क कराओ, जिससे सोशली भी इंप्रूव हो पाए। ठीक है। इन्होंने टीचर क्वालिफिकेशन की भी बात की कि जो हमारे PRT लेवल पे टीचर्स होते हैं वो उनको क्या क्या क्वालिफाई करके आना है। ठीक है। जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं TGT वाले, उनको क्या क्या क्वालिफाई करना है, तो इस पर भी उन्होंने बात की। ठीक है। साथ ही में इन्होंने ये भी बोला कि हमें यूज़ करना है मदर टंग को और रीजनल लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम जब भी कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बंगाल का है तो बंगाल की साइड है तो उसको हिंदी या इंग्लिश अगर वो ठीक से नहीं आती तो वो अपने रीजनल लैंग्वेज को यूज़ करके बच्चों को समझा सकता है, कुछ टर्म्स, कुछ कहानियाँ। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए। ठीक है। वैसे उन्होंने एग्जामिनेशन पैटर्न पे भी बहुत बोला कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे एग्जाम नहीं लेना है जिसमें बच्चा बस लिख के आ जा रहा है। उन्होंने ये बोला कि ऑब्जेक्टिव लर्निंग हमें देखनी है, कुछ क्वेश्चन चेंज करने चाहिए। ठीक है। सिम्बॉलिक, सिर्फ हमें ये नहीं करना है कि इसके 100 में से 50 नंबर आए, इसके 100 में से 30 नंबर आए। उन्होंने ये भी बोला कि हमें चेंज करना पड़ेगा मेथड को, नंबर्स को चेंज करके उन्होंने कहा ग्रेडिंग सिस्टम लानी चाहिए कि ये A+ वाला बच्चा ये A वाला, ये B+ या B, क्योंकि इससे थोड़ा कम ऐसा होता है कि डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। ठीक है। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि इम्प्रूव करना चाहिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ताकि वो सेकेंडरी एजुकेशन पे अच्छा कर पाए। ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड एंड बेटर टीचर सपोर्ट्स, उन्होंने बोला कि अच्छे बोर्ड को, हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है उसको इम्प्रूव करना चाहिए और टीचर सपोर्ट अच्छी मिलनी चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्पेशली वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, सेंट्रल एड टू स्टेट्स। इन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि फाइनेंस मिल पा रहा है कि नहीं वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को, कि इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है। तो कौन फंड करे, गवर्नमेंट करेगी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेंट्रल के साथ साथ स्टेट की भी है। ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि हमें मिनिमम 200 वर्किंग डेज बच्चों को पढ़ाना चाहिए, 35 हमारे पीरियड्स होने चाहिए पर वीक। ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि समर और अदर वेकेशंस भी इंक्लूडेड होने चाहिए। और इन्होंने एम्फोसाइज किया कि मोरल, सोशल वैल्यूज़, गुड हेल्थ, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए स्कूल्स में और ये एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। तो मुडालिया कमीशन में बहुत कुछ बताया है और साथ में ये भी बताया कि हमें स्कूल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, कि बच्चा जो है डेमोक्रेटिकली सब लोग मिलजुल के कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई डिक्टेटर नहीं है। तो इन्हें ये भी पता चलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है। इन सब की बात की कि स्कूल्स में 6 से ही स्टार्ट कर दो ये सब पढ़ाना, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कराना, इन सबकी नॉलेज देना ताकि बच्चों को पता चले उनके रूल, उनके राइट्स क्या है। ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनके रूल्स एंड राइट्स सबके बारे में पता चले उनको। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे हम इसके मेरिट्स पढ़ने वाले हैं कि ये जो कमीशन दिए इसके मेरिट्स क्या है। बहुत अच्छी बातें भी उन्होंने कही है, तो अच्छी बातें क्या क्या है देखो। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस किया गया है मल्टीपर्पज़ स्कूल्स कंबाइन जो एकेडमिक्स एंड वोकेशनल एजुकेशन को। इन्होंने बोला कि मल्टीपर्पज़ स्कूल्स बनाओ जिसके अंदर सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन ही ना दी जाए, उसके अंदर बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए। उसके बाद इन्होंने रिकमेंड किया कि डाइवर्सिफाइड करिकुलम बनाया जाए जिसके अंदर हमें जो लोकल इकोनॉमिक्स एंड सोशल नीड्स है उसको भी पूरा किया जाए। अगर किसी जगह कोई अलग तरीके नॉलेज देनी चाहिए तो वो भी दी जाए लोकली। अगर कहीं कोई ज़रूरत है वैसी नॉलेज तो करिकुलम में ऐड किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे 1-2 क्लासेस वीक में उनको ऐसे प्रोवाइड की जानी चाहिए कि अगर वहाँ पे कोई लैंडस्लाइड हो गया, बाढ़ आ गई, तो वो कैसे बच सकते हैं, कैसे क्या हेल्प कर सकते हैं, ये सब नॉलेज की बात की है। ठीक है। यहाँ पे जो लोकल्स के जो इकोनॉमिक्स या सोशल जो नीड्स है वो वाली नॉलेज अब समझ में आ गया। इसके बाद इन्होंने ये भी बात की जिसमें आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाना है हमको, जो डेमोक्रेसी को फॉलो करे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को माने और साथ में वैल्यूज़ ऐड करे एजुकेशन में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि फोकस्ड टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि अच्छे टीचर्स बने। अच्छे टीचर्स बनेंगे तो अच्छा नॉलेज देंगे स्टूडेंट्स को और एक अच्छे सिटीजन्स स्टूडेंट्स बन के निकलेंगे। तो ये मेरिट है। साथ ही में इन्होंने ये भी बोला कि स्ट्रेस जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इसको सेकेंडरी जो लेवल पे पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को समझ आए। ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ पर स्ट्रेस दिया कि साइंस और टेक्नोलॉजी को ऐड करो सेकेंडरी से ही, ताकि वो आगे जाकर उनको ऐसा ना हो कि अरे हमें तो टेक्निकल चीज़ें चलानी नहीं आती, ये नहीं करना आता, वो नहीं करना होता। तो ये भी मेरिट की बात है। ठीक है। डीमेरिट्स देख लेते हैं थोड़े, डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं इस कमीशन के। तो हम पहले ये कह सकते हैं थोड़ा सा जो इसकी इम्प्लीमेशन थी, रिकमेंडेशंस थी, वो स्लो हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ी ऐसी बातें कर दी जो कि जैसे कि हर स्कूल्स में अभी इतना फंड नहीं है। ठीक है। 1952 की बात है तो वहाँ पे इतना फंड नहीं है कि हर स्कूलों में टेक्निकल कंप्यूटर्स ले आए जाएँ, स्मार्ट बोर्ड्स थे या नहीं पता नहीं, पर वो भी लगाया जाए तो थोड़ा स्लो है। तो ये डिमेरिट है कि आपने जो चीज़ बोली वो बहुत ही स्लो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको ऐसा बोलना चाहिए तो जो अच्छे से जल्दी हो पाए। ठीक है। साथ ही में हम ये डिमेरिट कर सकते हैं जो वोकेशनल एजुकेशन है रिमेंड अंडर डेवलप्ड इन प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी इतनी चीज़ें नहीं हैं कि कैसे बच्चों को हम
प्रैक्टिस दे सकते हैं, ठीक है, उनको क्या करिकुलम होना चाहिए या निकलते वो अपना कुछ कैसे कर स्टार्ट कर सकते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन का ठीक से करिकुलम नहीं बना था, वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट था, अभी डेवलप हो रहा था वो, ठीक है। तो उस पर उन्होंने फुली बात कर दिया था, बट ये था कि अभी ठीक से नहीं हुआ, तो उस पर बात ना किया जाए इस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद ये भी हम डीमेरिट देख सकते हैं कि डिड नॉट फुली एड्रेस इनइक्वालिटी इन गर्ल्स एजुकेशन। उन्होंने बस इतना बात किया नहीं कि गर्ल्स एजुकेशन पे जितनी इनइक्वालिटी हो रही है उसको कैसे प्रमोट करना है, उस पर बात किया ही नहीं, ठीक है। ये डीमेरिट है। साथ ही में कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। इन्होंने ये हम कह सकते हैं कि इंग्लिश जो मीडियम एजुकेशन है इसके लिमिटेड है कि भाई हम हर जगह नहीं ले जा सक रहे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, इंग्लिश हर जगह नहीं पढ़ा पा रहे, तो इस पर भी इन्होंने थोड़ा सा लिमिटेड अपना बात कहा, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। ये डोमिनेशन तो कह रहे हैं कि इंग्लिश को नहीं सिखाओ, ये इतना सिखाओ, ऐसे सिखाओ, पर ये अभी प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। साथ ही मैंने कहा सेकेंडरी एजुकेशन रिकमेंड अंडर स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी कंट्रोल, लिमिटेड स्कूल ऑटोनॉमी। तो इन्होंने ये भी डीमेरिट है कि जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन है इसके रूल्स रेगुलेशन ये पूरे स्कूल्स पे नहीं डिपेंड करते, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं और जो हमारे एनसीईआरटी वगैरह है उन वो इसको रूल करती है। सीबीएसई बोर्ड है वो, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड है वो, उस पर रूल्ड है। हर स्कूल अपना खुद का ऑटोनॉमी नहीं है, वो अपनी खुद की आज़ादी नहीं है, उसकी कुछ उसके ऊपर भी कोई बॉस है, उसको उसकी माननी पड़ती है। तो ये डीमेरिट हम कह सकते हैं, ठीक है। बाकी अब देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑन एजुकेशन की अगर ये कमीशन आया तो एजुकेशन पे क्या क्या चीज़ें हमने डाली, कि एजुकेशन में ये चीज़ें हमने डाली है। ये कह सकते हैं कि कमीशन के आने के बाद ये फोकस किया गया कि एकेडमिक एंड वोकेशनल जो हमारा एजुकेशन है वो हर स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया जाए, मल्टीपर्पज़ जो स्कूल है वो बनाए जाएँ, ठीक है। प्रमोट किया वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयबिलिटी, ताकि सभी एम्प्लॉयड रहे, कोई बेरोजगार ना रहे। स्टैंडर्ड सेट किया कि सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर 7 ईयर्स का होना चाहिए, 3 हमारे जूनियर और 4 सीनियर लेवल पे, ठीक है। और ये भी एक लेड बना तो फाउंडेशन फॉर प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज का, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ोगे वही जो स्कूल लेवल पे आप पढ़ोगे 6, 7, 8, 9 और 11th 12th में जो आप फील्ड लोगे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी लोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बेस बन गया, फाउंडेशन बन गया किसके लिए, यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए, यूनिवर्सिटी में आप कौन से कोर्सेज ले सकते हो, ठीक है। साथ ही में क्रिएट किया गया एनसीईआरटी फॉर करिकुलम एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का जो क्रिएशन था, इन्होंने बोला कि स्कूल लेवल पे भी ऐसे हमें काउंसिल एक टीचर ट्रेनिंग एक बनाने चाहिए जो एनसीईआरटी के नाम से ज़्यादा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये बनाया जाया गया कि स्कूल लेवल पे जो बुक्स आएंगे कैसे आएंगे, रूल्स रेगुलेशन होगी वो कैसे होगी, ठीक है। उनको फंड क्या कैसे देंगे, क्या क्या प्रोग्राम्स लाने हैं नहीं लाने, सब कौन मैनेज करता है, एनसीईआरटी। तो वही कहा था कि एनसीईआरटी बनाया गया इसके थ्रू, ठीक है। एम्फेसाइज किया गया है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड सिटीजन जो एजुकेशनल, देखो एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम वही होता है जिसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हम बच्चों को सिखा पाए, एक अच्छा सिटीजनशिप सिखा पाए, तो वो भी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। साथ ही में हमने प्रोवाइड किया करिकुलम विद साइंस, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल स्किल्स के करिकुलम बनाए गए। इनके रिकमेंडेशन के बाद फोकस किया गया कि स्कूल लेवल पे भी जो टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवाया जाए, उनको अच्छे से प्रोफेशनलिस्ट बनाया जाए उनके फील्ड में, ठीक है। और सपोर्ट किया गया इंक्लूसिव एजुकेशन को, ताकि गर्ल्स और वीकर सेक्शन भी आया जाए। तो इसलिए इम्प्लीमेंट हम ये भी कह सकते हैं कि इम्पैक्ट हुआ एजुकेशन पर ये कि सपोर्टेड इंक्लूसिव एजुकेशन आया गया और गर्ल्स को, वीकर सेक्शन को, सबको एक साथ पढ़ाने की बात की गई, ठीक है। कोई भी अलग नहीं है, ऊपर नीचे कोई भेदभाव नहीं है, तो इसकी भी बात की गई, ठीक है। आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, कोठारी कमीशन 1964-66। कोठारी कमीशन 1964-66 में हम बहुत कुछ बात की गई और ये कोठारी कमीशन एक बहुत बड़ा कमीशन बना जो कि बहुत पॉपुलर भी है, बहुत से एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। और ये कमीशन एक बेस बना हमारे नेशनल, जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी, ठीक है, जो को हमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है। एडॉप्ट किया सम स्कूल सिस्टम टू प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन, रिमूविंग सोशल एंड रिलीजियस बैरियर। जो हमारे स्कूल्स में थोड़े सोसाइटी में थोड़े से ऐसे हैं कि ये ऊंच नीच भावना, उन सबको हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ये बताने के लिए सब इक्वल है, सब इक्वल है, उनको जस्टिस देने के लिए बैरियर हटाया गया कि रिलीजियस की बैरियर हटाओ, सोशली जितनी भी चीज़ें मान्यता है उन सबको हटा के इंटीग्रेशन की भावना लाया, सब लोग एक जैसे, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया था 10+2+3 स्ट्रक्चर, तो 10 साल का जनरल एजुकेशन, 2 साल का हायर एजुकेशन और 3 साल का यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात इन्होंने ही की थी, ठीक है। और इनको चेंज करके अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना 2020, उन्होंने उसने चेंज कर दिया इस पैटर्न को, ठीक है। तो वो हम उस वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। और अगर आपको याद है पैटर्न जो एनईपी 2020 में न्यू पैटर्न आया है तो कमेंट करके मुझे बताना कौन सा न्यू पैटर्न है, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, याद रखना चाहिए, ठीक है।
इसमें इन्होंने कहा कि 10th तक हम क्लासेस लेंगे, फिर 11th 12th हमारा हायर सेकेंडरी एजुकेशन होगा, उसके बाद हमारे ग्रेजुएशन के 3 साल जो होंगे यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन, वो हमारे सबसे यूनिवर्सिटी लेवल हायर एजुकेशन माना जाएगा। उसके बाद एम्फेसाइज किया साइंस और मैथ्स एजुकेशन को एज अ कोर फॉर नेशनल प्रोग्रेस। इन्होंने ये भी बताया कि साइंस और मैथ्स पे भी अच्छी कमांड करनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो एक अच्छे सिटीजन बन पाए जिनको साइंस और मैथ्स की भी अच्छी नॉलेज है। ठीक है, साथ ही में प्रमोट किया वोकेशनल एजुकेशन, जो कि प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ताकि वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को सभी को एक रोजगार दे दे, ताकि वो बेरोजगार ना रहे। ठीक है, इंश्योर किया गया इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की गर्ल्स को और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, फिजिकली हैंडीकैप जितने भी हमारे लोग हैं उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड होते, इक्वल एजुकेशन की बात की गई थी कोठारी कमीशन में। इम्प्रूव किया गया टीचर ट्रेनिंग और उनके पे स्केल को, ताकि अच्छे टीचर्स भी डेवलप हो पाए। साथ ही में यहाँ पे प्रमोट किया गया था मोरल, सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ताकि मोरली भी बच्चे अच्छे हों, सोशली भी अच्छे हों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी, थॉट्स भी अच्छे हों। तो ये सब कैसे हम पढ़ा सकते हैं? सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से ही हम बच्चों को इन सब फील्ड्स में भी अच्छा कर सकते हैं। स्ट्रेंथन किया गया एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सुपरविजन अच्छा होना चाहिए, इवैल्यूएशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हम इवैल्यूएट तो कर पाएँ कि हमने जो सिखाना चाहते थे वो बच्चा सीखा कि नहीं सीखा। तो इन सब चीज़ों पर भी उन्होंने बात की। ठीक है, इंश्योर किया कि हमें रिसर्च वर्क जितने हैं वो सब हों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वर्क होंगे तो हमारी कंट्री उतना अच्छा डेवलप करेगी। और डेवलपमेंट की बात की एजुकेशन में मेनली। ठीक है, तो ये सब मेन जो थी कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस थे, जिन्होंने बहुत कुछ बताया कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, किस पे नहीं। इन्होंने मेनली ऐसे ये नहीं बताया कि ये चीज़ करना है, ये उन्होंने सब पे बताया, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक सब पे उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने NCERT शुड बी, NCERT जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने बताया कि स्कूल्स को लेके अच्छे से रिस्पॉन्सिबल हो और इंडिया NCERT ही फॉलो की जाए। इन्होंने इस पर भी बात की गई थी। बोला कि हमें फ्री टेक्स्ट बुक देनी चाहिए प्राइमरी स्टेज पे। और आपने सुना होगा मिड डे मील वाले टर्म्स, मिड डे मील भी कोठारी कमीशन ने ही बोला कि मिड डे मील प्रोवाइड किया जाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनकी न्यूट्रिशन जितनी भी कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो जाए। गरीब लोग बच्चे आते हैं वो सब आखिर पढ़ने के लिए आ रहे हैं और उनके न्यूट्रिशन ही कमी, इतना पैसा नहीं है उनके पास, तो न्यूट्रिशन की कमी को हटाने के लिए और बच्चों को थोड़ा न्यूट्रिशन उनको ग्रो करने के लिए मिड डे मील लाने की भी सलाह इन्होंने दी। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा एक माना गया कि सलाह, जिससे स्कूल्स में बच्चे भी आए पढ़, चाहे खाने की आए, चाहे जिसलिए बच्चे आए वो पढ़ें, साथ ही में जो न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पा रहा था वो न्यूट्रिशन भी उनको मिला। ठीक है, और इन्होंने भी ये भी बताया कि हमें फ्रीडम देनी चाहिए स्कूल्स को, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस के थोड़े से करिकुलम में चेंजेस ला सकें। ठीक है, इन्होंने भी बोला कि हमें मोरल रीजनल लैंग्वेजेस पे बात की इन्होंने, की रिलीजियस लैंग्वेजेस हमारे लैंग्वेज पे बात की इन्होंने, मोरल एजुकेशन पे बात की इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बताया जो कि एक बेस बना हमारे आगे की पॉलिसीज़ के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमें मेरिट्स क्या है। मेरिट्स इस हमारे कमीशन है, इसके मेरिट्स ये हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने बात की होलिस्टिक अप्रोच की कि सब बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ने चाहिए, उनके सभी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट डेवलपमेंट होनी चाहिए, रटिफिकेशन नहीं होना चाहिए सिर्फ। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि हमें एक वाइडली पैटर्न अप्लाई करना चाहिए कि पूरे इंडिया में यही पैटर्न होगा 10+2+3, ताकि कहीं कुछ वो प्रॉब्लम ना आए कि आपने ये स्कूलिंग इतनी की, यहाँ पे तो इतना ही कैपेसिटी मांगी चाहिए। तो एक इन्होंने बेस बना दिया कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, वोकेशनल एजुकेशन पे बात की गई, जिससे कि अच्छे नेशनल लेवल पे अच्छे सिटीजन डेवलप हो पाएंगे। तो ये मेरिट है। इन्होंने फोकस किया था इंक्लूसिव एजुकेशन पे, इन्होंने बहुत जोर दिया था कि जो हमारे हैंडीकैप, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दो, उनको भी पढ़ाओ। वुमेन एजुकेशन पे इन्होंने बहुत बात की थी, मार्जिनलाइज ग्रुप से बात की थी कि सबको एक साथ पढ़ाओ। इन्होंने टीचर ट्रेनिंग को भी बहुत नज़रअंदाज नहीं किया, इन्होंने इस पर बात की कि टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, उनके पे स्केल अच्छे होने, ताकि वो अच्छे से पढ़ा पाएँ। मोरल डेवलपमेंट की बात की, मोरल एजुकेशन की बात की, मोरल वैल्यूज़ की बात की। ठीक है, साथ में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात की। और इन्होंने भी कहा कि हमें जो रिसर्च वर्क है, एजुकेशनल प्लानिंग है, उन सबको प्रमोट करना चाहिए। टाइम टू टाइम बहुत कुछ हमें चेंजेस लाने चाहिए। डीमेरिट हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा इन्होंने भी बहुत ऐसा कुछ बोल दिया था कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस माना गया था कि रिकमेंडेशंस थी वो थोड़ी स्लो थी, या थोड़ी सी ड्रीमी थी कि ये पॉसिबल नहीं है, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इन्होंने इंक्रीज फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी समटाइम्स लीड्स टू नेग्लेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स। इन्होंने ज़्यादा फोकस कर दिया कि साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यही इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स है, उसको थोड़ा इन्होंने निगलेक्ट कर दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए डीमेरिट है कि सब पे फोकस करना चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने में बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने साथ ही में द कॉमन स्कूल सिस्टम कंसेप्ट फेस्ड रेसिडेंट ड्यू टू सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़।
कुछ कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की वजह से, सोशल डाइवर्सिटीज़ की वजह से उस समय जो कॉमन स्कूल सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया कि अब हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए भी अगर एक ही स्कूल पढ़ेंगे तो उनके लिए अलग कुछ फैसिलिटीज़ लगेंगी, बट वो इतना पॉसिबल नहीं था। तो यही बात है कि ये थोड़ा सा हो गया कि पॉसिबल नहीं है कॉमन स्कूल सिस्टम सभी के लिए, ठीक है। साथ ही में क्वालिटी इन एजुकेशन रिमेन अ चैलेंज डिस्पाइट रिकमेंडेशन की क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, ये भी थोड़े चैलेंजेस बन गए थे, ठीक है। साथ ही में वोकेशनल एजुकेशन एज प्रमोट बट नॉट सफिशिएंट डेवलपमेंट और एप्लीकेशन, इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात इन्होंने भी कही थी कि बट इसमें ये था डी मेरिट की इतना सफिशिएंट डाटा ही नहीं है कि कौन कौन से वोकेशनल एजुकेशन में देने चाहिए, कैसे कैसे देने चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, कितने साल का होना चाहिए। तो ये सब थोड़े से था कि डीमेरिट है कि हम दे देंगे, दे दो कर रहे हो, तो बट इसका रूल्स और रेगुलेशन क्या कैसे बनेंगे उस पर बात करनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। ये कमीशन आया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो एजुकेशन में पड़ा था वो था कि इसी की वजह से ये एक फाउंडेशन बना हमारी फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 का, ठीक है। जब कोठारी कमीशन आया इसने इतनी सारी बातें की और इन सब बातों को पढ़ने के बाद ही हमारा पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया 1968 में, ठीक है। साथ ही में इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया था वो इम्प्लीमेंट किया गया, पूरा इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, इम्प्लीमेंट किया गया 10+2+3 स्ट्रक्चर को एजुकेशन में, एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल। साथ ही में उन्होंने जो बोला कि सबके लिए एजुकेशन लाओ, तो इस पर भी काम किया गया, सभी मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए, सबके लिए कोटा वगैरह बनाया गया और सबके वो एजुकेशन पहुंचाया गया, ठीक है। एम्फोसाइज की वोकेशनल ट्रेनिंग एंड साइंस एजुकेशन डेवलपमेंट होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो उस पर बहुत बात की गई, उसको भी ट्रेनिंग स्टार्ट की गई, ठीक है। चाहे लो पेस से की गई, धीरे धीरे की गई, बट की गई, साइंस एजुकेशन देना अच्छे से स्टार्ट किया गया। प्रोमोट टीचर ट्रेनिंग, हमारे जो टीचर ट्रेनिंग और उनके कंडीशन है, सर्विस कंडीशन को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश की गई इनके कहने के बावजूद, ठीक है। प्रोमोटेड 3 लैंग्वेज फार्मूला फॉर लिंग्विस्टिक बैलेंस। कोठारी कमीशन ने ही बताया था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। पहला मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश जैसे लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को कम से कम 3 लैंग्वेज तो अच्छे से आए, उनकी कमांड आ जाए। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला भी कोठारी कमीशन की ही देन है। स्ट्रेंथन की एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स को, कि हमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे चलाना है, ठीक है, क्या प्लानिंग करनी चाहिए इन सब चीज़ों में, तो ये सब एजुकेशन में लगाया गया। अगर उन्होंने बोला कि एनसीईआरटी को ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, तो की गई, ठीक है। इन्फ्लुएंस किया गया साथ ही में जो हम, हाँ ये फिर से बात है कि जो हमारे एनईपी 1986 के थे, जो एनईपी थी और रिफॉर्म्स जितने भी आए उन सबको इन्फ्लुएंस किया था कोठारी कमीशन ने, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड पीई 1968, 1986 एंड पीओए 1992, ठीक है। तो लगातार ऐसा हुआ कि अब नेशनल पॉलिसी की हम बात करेंगे तो उसके बाद आया हमारा नेशनल पॉलिसी 1968, ठीक है, जिसके अंदर कोठारी कमीशन से इन्होंने इन्फ्लुएंस लिया, इन्होंने बहुत कुछ सीखा और इन्होंने एक पॉलिसी बना डाली जो कह है कि हमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला कि एक कॉमन स्कूल सिस्टम को प्रमोट किया जाए और जाके जहाँ पे सोशल इंटीग्रेशन हो, सोसाइटी में सब लोग इक्वल माने जाएं, ठीक है। इन्होंने अडेप्ट किया, इन्होंने कहा कि अब रूल बन गई है, पॉलिसी बन गई है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज़ होगा, रीजनल लैंग्वेज का यूज़ होगा, हिंदी का यूज़ होगा, इंग्लिश का यूज़ होगा, ठीक है। यानी आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी है, मान लो अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी है तो आपको भोजपुरी आनी चाहिए, उसके बाद हिंदी आपको पढ़ाया जाएगा और साथ में वो इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने प्रमोट किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन को भी पढ़ाया जाए और उस पर कमांड किया जाए बच्चों का, ठीक है। इंप्रूव किए गए टीचर एजुकेशन के सिस्टम्स, हमारे कंडीशंस जितने भी थे, अपॉर्चुनिटी दी गई, जो गर्ल्स थी वो बैकवर्ड क्लासेस के लोग, हैंडीकैप चिल्ड्रंस थे, इन सबको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई, ठीक है। प्रमोट किया गया एडल्ट लिटरेसी एंड मास एजुकेशन, यानी जो लोग अभी बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, पर उन्होंने पढ़ा नहीं, बचपन में 6th क्लास तक पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया, कमाने लगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एडल्ट लिटरेसी की बात की कि अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो बुढ़े भी हो गए हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनकी एज हो गई है बट वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाया जाए। तो उसकी बात की गई कि अगर एज हो गया तो क्या हो गया, सब एडल्ट हो गए तो क्या होगा, उनको पढ़ाया जाए। अगर उन्होंने कहीं से अपनी स्कूलिंग छोड़ दी थी, कॉलेज छोड़ दिया तो वो कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी बात की गई कि आपको कि हमें मास एजुकेशन देना है, यानी सबको एजुकेट करना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए एजुकेशन से, ये बात की थी 1968 के एनईपी ने, ठीक है। इसके मेरिट तो ये थी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा था, ठीक है। साथ ही में प्रमोट किया था जो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को, फीमेल्स को और डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, वो बहुत एक मेरिट के रूप में सामने आया, ठीक है। इंट्रोड्यूस करवाया गया कॉमन स्कूल सिस्टम, प्रमोट किया गया सोशल इंटीग्रेसी की सब लोग एक ही स्कूल पढ़ेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो ये भी एक मेरिट के रूप में है, ये एडवांटेज है।
इस हमारे पॉलिसी का। साथ ही में इसमें जो साइंस और टेक्निकल फील्ड के अंदर जो फोकस किया गया कि एजुकेशन देनी चाहिए, ये भी एक मेरिट है। और जो हमारे जो टीचर एजुकेशन उसके स्टेटस की बात किया कि उनको भी अच्छे से ट्रेन करो, उनकी अच्छी सैलरी दो, पेइंग स्केल दो, तो ये भी एक मेरिट है। ठीक है, डी मेरिट की बात करें तो इनके भी कुछ ऐसे टर्म्स थे जो वो स्लो थे कि हर जगह हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाए। हर जगह मास एजुकेशन की बात की तो सबको हम कैसे पढ़ा पाए, वो भी नहीं हो पाया। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन की बात की गई तो जो लोग पढ़ना भी चाहते हो कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, तो वो सभी बात की गई थी कि जो एडल्ट हो गए हैं, बड़े लोग हो गए, जो उन्होंने बहुत पहले ही अपनी एजुकेशन छोड़ दी है, तो उनको कहाँ किस स्कूल में डाला जाए, कैसे एडमिशन हो, क्या, तो इन सब चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे और जो स्लो भी थे सब इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये डीमेरिट है। ठीक है, और जो हमारे जो कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई थी, कंसेप्ट तो अच्छा है पर कैसे होगा, कुछ हमारे जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए अलग फैसिलिटीज़ लगती है स्कूल में, कुछ के लिए अलग होती हैं। ठीक है, टीचर्स के लिए अलग उनके टीचर्स के जो रूल्स होते हैं, उनके जो स्टाइल्स होते हैं, टीचिंग स्टाइल वो अलग होती है, तो वो सब चीज़ें भी एक डीमेरिट के रूप में सामने आई। ठीक है, फोकस्ड मोर ऑन एक्सपेंशन देन क्वालिटी एजुकेशन। इन्होंने ज़्यादा पॉलिसी में ये बोल दिया कि एक्सपेंशन करना, ये करना, वो करना, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे इन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। या फिर अगर जब हम ज़्यादा ऐसे क्वांटिटी में बात करते हैं कि इधर स्कूल यहाँ पे ऐसी नॉलेज एजुकेशन दो, यहाँ पे ऐसी एजुकेशन दो, तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी हम भूल जाते हैं। नेगलेक्ट कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी तो कराना है। अगर आप हैंडीकैप बच्चों को लाओगे तो उनके लिए अलग जैसे लिफ्ट वगैरह बनाने पड़े स्कूल्स में, तो उसके फंड कौन देगा, कैसे देगा, तो ये सब बहुत ज़्यादा लिमिटेशन थी। ठीक है, लिमिटेड अटेंडेंस टू वोकेशनल एजुकेशन पे उनकी जो लिमिटेड अटेंशन थी कि उन्होंने ठीक से बात नहीं किया था, तो ये भी एक डीमेरिट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा NEP 1986, उसके बाद आया NEP 1986। और 1986 में NEP क्यों आया, क्योंकि जो हमारा 1968 का NEP था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए आया हमारा 1986 का NEP। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि जो उनके डीमेरिट्स थे ना, उसको मेरिट्स में कन्वर्ट करने के लिए ये आया। इसने भी ऐसी बात की, इन्होंने इस पॉलिसी में ये लिखा कि वुमेन एजुकेशन पे बात की कि उनको हमें बूस्ट करना है, NEP 1968 के नाम सबसे पहले तो ये बोला कि इन्फोसाइज किया एजुकेशन फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। जो हमारे मार्जिनल ग्रुप है उनको एजुकेशन देना है, वुमेन एजुकेशन देना है। उससे बात की गई, प्रमोट किया गया कंप्यूटर लिटरेसी कि बच्चों को हमें थोड़ा कंप्यूटर सिखाना है, तो ये थोड़ा अलग था, इनका अलग थोड़ी सोच थी। तो ये चीज़ थोड़ी अलग चीज़ ना, आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, प्रमोट किया गया कंप्यूटर लिटरेसी के, मॉडर्नाइज्ड हमारे जितने भी एजुकेशन उन सबको। ठीक है, स्टार्टिंग में स्ट्रेस दिया गया कि वोकेशनल एजुकेशन की बात करो, सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दो, बच्चों को ऐसे स्किल्स सिखाओ जिससे वो अपने कुछ कमाई कर पाएँ। ठीक, वोकेशनल एजुकेशन यही होता है, स्ट्रेंथन करेगा कि रूरल जो हमारे एरियाज़ हैं, गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ पे एजुकेशन पहुँच पाए, जहाँ दूर दूर तक जहाँ स्कूल्स नहीं है वहाँ स्कूल्स बनाने की बात की गई। ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन पहुँच पाए। इंकरेज किया एजुकेशन को फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म, कि हर जगह हमारी जितने भी एजुकेशन वो पहुँच पाए, जहाँ जो एजुकेटेड नहीं है उन सबको एजुकेटेड करने की बात कही गई यहाँ पे। साथ ही में इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन विल बी डिसेंट्रलाइज्ड, कि जितने भी एजुकेशन के जो रूल्स रेगुलेशन जो बनाता है वो सिर्फ एक ना बनाए, बहुत सारे लोगों के पास वो पावर जाए, वो बहुत सारे लोग मिलकर बनाए, या कुछ पावर सबके पास जानी चाहिए ताकि वो सभी एजुकेशन में अच्छा कर पाए। ठीक है, साथ में ये बताया कि सफिशिएंट रिसर्च रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए सभी स्कूलों के पास, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के पास, जिससे वो अच्छा एजुकेशन बना पाए, दे पाए। ठीक है, थोड़ी सी फ्रीडम मिले उन सबको। पैटर्न जो हमारा था 10+2+3 का पैटर्न, इन्होंने पॉलिसी में भी कहा कि इस पैटर्न को जल्द से जल्द पूरे हमारी कंट्री में अपना लेना चाहिए, अच्छे से हमें इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, कहीं भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही में इन्होंने बोला कि जो हमारा गोल है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, वो जल्दी से जल्दी अचीव होना चाहिए, जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी अचीव हम कर लें। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन पे बात की गई तो सेकेंडरी एजुकेशन विल बी रीऑर्गेनाइज, उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन विल बी एक्सपैंड एंड अपलिफ्ट, जो हमारे हायर एजुकेशन है उसको एक्सपेंड करो, उसमें और क्वालिटी लाओ। यूजीसी को बोला गया कि और अच्छे से अपना काम करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ठीक है, हायर एजुकेशन को और अपलिफ्ट करे, लेवल अप करें। ठीक है, टेक्निकल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पे, वर्क पे, एजुकेशन पे काम किया गया, रिफॉर्म लाया गया। ठीक है, एजुकेशन जो हमारा सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात की गई, कुछ पैटर्न्स चेंज करने की बात की, और इवैल्यूएशन प्रोसेस को चेंज करने की बात की, ताकि हम देख पाएँ कि कौन अच्छे से इवैल्यूएट कर पा रहे हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, इन सबको चेक करने के लिए भी, और स्कूल जो हमारे एजुकेशन उसको अपलिफ्ट करने के लिए भी बहुत सारी चेंजेस की बात की गई। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन की बात की गई, ताकि नेशनल लेवल पे जो जितने भी हमारे 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं जो एजुकेट नहीं हैं अभी भी,
ठीक है। 14 साल तक तो है ना कि स्टैंडर्ड जो हमारे फ्री कंपल्सरी एजुकेशन 14 साल तक है, उसके बाद बच्चे छोड़ देते थे। तो उन सबको है कि अगर 35 साल तक हमने कुछ पढ़ाई नहीं की था, पढ़ सकते हो। जो हम लोगों ने उसके बाद भी 35 से ऊपर ईयर के भी लोग जो पढ़ना नहीं, जो छोड़ चुके हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो उनको भी पढ़ाया जाए, एजुकेट किया जाए, ठीक है, लिटरेसी लेवल बढ़ाया जाए। इस पे बात की। टेक्निकल जो एजुकेशन है, टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो स्कूल्स में लाया जाए, जल्दी से जल्दी उन सब चीज़ों का यूज़ हो, ठीक है, मास लेवल पे, वो भी बात की गई। ठीक है, तो मेनली इस सब चीज़ों पे बात की गई थी कि इन सब चीज़ों पे एक इफेक्टिव हम इफेक्टिव एजुकेशन दे पाए। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट्स की, कि इसके मेरिट्स क्या हैं। देखो, इस एजुकेशन में आया था कि ये एजुकेशन जो है ये नेशनल लेवल पे बहुत सारी इम्पोर्टेंस ला रहा है कि ये चीज़ें हमें पढ़ानी है, ये चीज़ें नहीं पढ़ानी, ठीक है। इन्होंने वुमेन एजुकेशन में बात की, इन्होंने 10+2+3 पैटर्न की बात की कि इसको होल कंट्री में जल्द से जल्दी अप्लाई कर दिया जाए। इन्होंने बात की कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, SC ST वर्ग हैं, उन सबको अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है। इन्होंने वुमेन एजुकेशन में बात की। साथ ही में इन्होंने ये बोला कि जो हमारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है वो जल्दी से जल्दी पूरे सभी बच्चों तक पहुंच पाए, उन्होंने ये बात की। तो ये सब मेरिट्स है, ठीक है। उन्होंने बात की कि एजुकेशन होता है हैंडीकैप है, मेंटल रिटायर्ड जो चिल्ड्रंस हैं, स्पेशल नीड के चिल्ड्रंस हैं, उनको भी सब अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन मिले। इस पर बात की। वोकेशनल एजुकेशन की बात की, हमारे कंप्यूटर एजुकेशन की बात की गई, ठीक है। इन सब चीज़ों की इन्होंने बात की। और साथ ही में यूनिवर्सिटी लेवल पे बात की कि उसको अपलिफ्ट करो, प्राइमरी लेवल को अपलिफ्ट करो, सेकेंडरी लेवल को अपलिफ्ट करो, यानी कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम पे बात की। और इन्होंने ये भी बोला कि एडल्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे बात की थी, ये सब मेरिट्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा डीमेरिट क्या हो सकता है कि फेस चैलेंजेस इन इफेक्टिव इम्प्लीमेशन फॉर फंडिंग, कि बहुत सारी चीज़ें करनी है, कंप्यूटर्स लाने हैं, स्मार्ट बोर्ड लगाने हैं, टेक्निकल चीज़ें लानी है, बट फंडिंग कहाँ है, पैसे कहाँ है। तो ये सब डीमेरिट हो गए कि पैसे नहीं हैं, ठीक है, ये नहीं ला पा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन वाज स्टिल अंडर डेवलप्ड, कि अभी भी वोकेशनल एजुकेशन ठीक से डेवलप हुआ ही नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसे डेवलप करें ताकि बच्चे पढ़ें और पढ़ते ही वो कुछ अपना कर पाएँ या नौकरी पा पाएँ, ठीक है। ऐसा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड टीचर ट्रेनिंग। इनिशियली इनको क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो है लाने में प्रॉब्लम होने लगी है, और कैसे करवाना चाहिए, कहाँ से करवाना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कैसे एग्जाम्स होने चाहिए, ये सब ठीक से नहीं बताया गया। तो ये डीमेरिट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो बात की, जो परसिस्टेंट डिस्पैरिटी इन रूरल एंड अर्बन एजुकेशन रिमेन, जो अभी भी रूरल और अर्बन एजुकेशन के अंदर जो डिफरेंस है ना, कि रूरल एजुकेशन थोड़ा कम होता है, अर्बन एजुकेशन थोड़ा हाई लेवल होता है, हाईटेक होता है, तो वो डिफरेंस भी है, ये कम नहीं कर पाया, तो ये डीमेरिट होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, POA 1992। POA क्या है, फुल फॉर्म क्या है POA की, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे POA की फुल फॉर्म क्या है। इन्होंने ये बताया कि हमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ है, उसकी रिकमेंडेशंस है, उसको कैसे फॉलो करना है। जो अभी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने देखी थी, सबसे पहले जो हमने थी 1986 वाली, उसके अंदर जो जो चीज़ें मिसिंग थी उसको कंप्लीट करने के लिए लाया गया था POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कि बात किया था कि उसके जो कमी है वो सब बताइए कि ये थोड़ी सी कमी रहेगी, इसको भी थोड़ा इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो ये प्रॉपर पॉलिसी नहीं लाई गई, ये थोड़ी सी एक एक्शन लाया गया, जिसके अंदर एक एक्ट की तरह लाया गया कि ये चीज़ें इंक्लूड करनी है, ठीक है। इसमें भी यही बात की गई कि हमें एक्सपेंड कैसे करना है, प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन को कैसे एक्सपेंड करना है, उस पर कैसे फोकस करना है, बेस लेवल को कैसे हमें इंक्रीज़ करना है, हमें रिड्यूस कैसे करना है, जो ड्रॉप आउट रेट्स है, जो बच्चे स्कूल छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं या निकल जा रहे हैं, उनको कैसे कम करना है, सभी बच्चों को कैसे लाना है इस एजुकेशन में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, ताकि वो अपनी एजुकेशन पूरी कर पाए। इंप्रूव कैसे करनी है टीचर ट्रेनिंग को, अगर अच्छा टीचर नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी बच्चों की, ठीक है। और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की कि टीचर्स को भी ट्रेन करते रहना है, ठीक है। और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग पे बात की कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे फोकस किया जाना चाहिए, प्लानिंग करने पे फोकस किया जाना चाहिए, फंड देने पे फोकस किया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए यूज़ ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस को, इन सब चीज़ों बात की। और साथ ही में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट ये बताया कि जो नवोदय विद्यालय है वो बनाने का जो एक रिकमेंडेशन था वो दिया गया था इसी POA में, जो कि दिया गया था रेड्डी कमेटी के द्वारा, ठीक है। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हमने नवोदय विद्यालय इस्टेब्लिश करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो सब पढ़ सके अच्छे से, ठीक है। और उस विद्यालय के अंदर अच्छे से नॉलेज वगैरह सब प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये भी बताया था उन्होंने, ठीक है। तो हम ये सब लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एजुकेशन जो एडल्ट एजुकेशन है, तो जो रेड्डी कमेटी थी 1992 में, वो एक्सेप्ट किया कि प्रोग्राम ऑफ टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाना चाहिए, इसमें जो जो एडल्ट हम बड़े लोग हैं जो भी एजुकेटेड नहीं है उन सबको एजुकेट किया जाना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन भी बात की कि सब पूरे इंडिया में सबको एजुकेट कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए एजुकेशन से, तो ये भी बात की गई थी सेकेंडरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, सब चीज़ों पे, ठीक है।
तो ये आप ध्यान में रखना, ये किसके द्वारा थी, द रेड्डी कमेटी, ठीक है, रेड्डी कमेटी उन्होंने ही बोला था। ओके, तो ये चीज़ बनाई गई थी कि हमारे जितने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 1986 वाले में जो चीज़ें रह गई थी, ठीक है, उन सब चीज़ों को फिर से लाना, और उन सब चीज़ों में जो जो चीज़ें बच गई थी उसके बारे में बात किया था इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा मेरिट। मेरिट यही है कि जो हमने न्यू एजुकेशन में पॉलिसी थी जो 1986 को, इसको और भी इफेक्टिव बनाया, टारगेटेड क्वालिटी इंप्रूव की गई कि एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो, टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो, ड्रॉप आउट रेट्स कम हो, बच्चे कम से कम स्कूल छोड़ के जाए, टेक्निकल एजुकेशन बढ़े, ठीक है, इनोवेटिव मेथड्स का यूज़ किया जाए एजुकेशन में, और इंक्लूसिव एजुकेशन हो, जो हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उन सबको एजुकेशन मिले। डिसएडवांटेज में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये था कि कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, फंडिंग कहाँ से कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, कंप्यूटर वगैरह नहीं लग सकते जल्दी, लैब्स वगैरह नहीं बन सकते, राइट, और इवोल्यूशन वगैरह कि इवेल्युएट कैसे करना है बच्चों को, ये सब चैलेंजेस आ रहे थे कुछ स्किल्स पे। तो ये आप कह सकते हो कि इस छोटे मोटे चैलेंजेस भी आ रहे थे, ठीक है। द नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स फंड, जो कि था हमारा चट्टोपाध्याय कमेटी 1983-85 में आया था, जिन्होंने बात की थी जब टीचर्स की इम्प्रूव करना में, टीचर्स के स्टेटस को, उनको एक अच्छा, उनको प्रॉपर जो सोशल रिकॉग्निशन है वो मिलना चाहिए, ठीक है। इन्वॉल्व किया क्या है कि पॉलिसी मेकिंग में वो इन्वॉल्वमेंट लाए, अगर पॉलिसी बनाया जा रहा है बच्चों के लिए तो टीचर्स तो इन्वॉल्व होने ही चाहिए, राइट। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि प्रोफेशनल लेवल पे अच्छे टीचर्स हमें बनाने हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, इंस्टीट्यूट में डिग्री डिप्लोमा सब कुछ देना है, इन सब बात हुई। क्राइटेरिया को हमने देखा कि सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया को बताया गया कि डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए बच्चों की, हमें क्या क्या टेस्ट लेने हैं, कैसे इंटरव्यूज़ लेने हैं, जब तब जाके टीचर्स सिलेक्ट होंगे, इन सब चीज़ों पे बात की गई। करिकुलम बनाया गया कि क्या क्या करिकुलम होना चाहिए, टीचर्स को क्या क्या पढ़ाना चाहिए, क्या क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, और कैसे कैसे टेस्ट लेने चाहिए, ठीक है। टीचर के वेलफेयर के लिए बात की गई, टीचर इन्वॉल्वमेंट की बात की गई कि बच्चे को, टीचर्स को डेवलपमेंट में कैसे इन्वॉल्व करेंगे, लोकली सोशली वो कैसे इन्वॉल्व रहेंगे एजुकेशन प्रोग्राम्स में, टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ किया गया कि टीचर्स यूनियन बनना चाहिए, एक बोर्ड बननी चाहिए जिसके अंदर टीचर्स को सपोर्ट दिया जाए जिस बोर्ड के थ्रू। साथ ही में इंटीग्रेशन की बात की कि फोस्टर यूनाइटेड एंड सेकुलर वैल्यूज इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू टीचर्स की बातें रखी जाए सामने, उनको भी जो जो उनकी कमियां हैं उसको भी दूर की जाए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था हमारे 2009 में, जिसमें बात की गई थी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले सभी बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है। कोई भी बच्चा बैकवर्ड ना रहे, कोई बच्चा एजुकेशन से दूर ना रहे, सभी बच्चों के पास एजुकेशन जाए, नॉलेज जाए, ठीक है। साथ ही में एलिमेंट्री लेवल पर उन्होंने बात की कि एलिमेंट्री लेवल पर किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे, 5th 6th तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, उनको पास ही करना है, उनको सिखाना है, ठीक है, पर फेल नहीं करना है अगर नंबर भी नहीं भी आ रहे तो। एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन टू एज अप्रोप्रिएट क्लासेस विदाउट स्क्रीमिंग और एंट्रेंस टेस्ट, बच्चों को भी टेस्ट और स्क्रीमिंग के बिना एडमिशन दे देना है, उनकी एज के अप्रोप्रिएट, कि अगर उनकी एज इतनी है तो वो इस क्लास में जाएंगे, इतनी है तो इस क्लास में जाएंगे, बिना कुछ ये देखे कि उनको आता है कि नहीं आता, टेस्ट नहीं लेना, उनको बस सिखाना है, ठीक है। 25% रिजर्वेशन दिया गया प्राइवेट स्कूल्स में उन चिल्ड्रंस को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते थे, EWS स्टूडेंट्स, जो जिनके पास पैसे नहीं होते थे बट उनको प्राइवेट स्कूल्स में जाना था, उनके आसपास प्राइवेट स्कूल ही था, गवर्नमेंट नहीं था, तो 25% प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन भी दी गई। मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर पीपल टीचर्स रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कूल फैसिलिटीज़ की बात की गई थी कि कितने बच्चे एक टीचर्स पे रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए, स्कूल फैसिलिटी कैसे होनी चाहिए, ये सब बात की गई थी, ठीक है। साथ ही में प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट इन स्कूल्स, स्कूल में मना कर दिया गया था कि कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देगा, मेंटली बच्चों को हरास नहीं करेगा कोई भी टीचर, और अगर कोई भी करेगा तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी कानूनी तौर पे, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बात की गई। ऑल टीचर्स मस्ट बी क्वालिफाइड एंड ट्रेंड, उन्होंने बोला कि कोई भी टीचर ऐसे नहीं आएगा कि ऐसे ही आगे मुँह उठा के पढ़ाने आ नहीं रहा है, ठीक है। तो एक क्वालिफाइड टीचर आएंगे जो ट्रेंड होंगे, उनको क्वालिफिकेशन होगी, डिग्रीज होगी, टेस्ट पास किया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, तब जाके टीचर बनेंगे, ठीक है। साथ ही में स्टैब्लिश किया गया स्कूल मैनेजमेंट कमिटी SMSCs, जिसके अंदर पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे स्कूल गवर्नेंस के थ्रू, ताकि पता चले कि पेरेंट्स को और कम्युनिटी को पता चले कि स्कूल कैसे कैसे उनके बच्चों को अच्छा कर पा रहा है, उनके बच्चों को डेवलप कर रहा है। साथ में वो लोग हेल्प करें स्कूल की, ताकि स्कूल भी अच्छे से और अपना काम कर पाए, चाहे वो फंडिंग में हो, कुछ प्रमोशन में हो, कुछ एक्टिविटीज़ में हो, ठीक है। करिकुलम अच्छी डिज़ाइन की गई ताकि वो चिल्ड्रन सेंटर्ड हो, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हो, जिसमें सिर्फ बच्चों को सेंटर में रख के जाके पढ़ाया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन पर फोकस किया गया, सभी बच्चे इक्वल है, सबको प्रमोट करना, सबको हमें डेवलप करना है, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो
गिफ्टेड चाइल्ड हो, हमारे बॉय हो गर्ल हो कोई भी हो, ठीक है, चाहे उसमें पैसे हो ना हो, हैंडीकैप हो, हमारे स्पेशल नीड के बच्चे हो, सभी बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में बात की गई थी कि सभी बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ेंगे। इसकी बात भी आरटीई ने की थी और प्रमोट किया कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों को। रेगुलर मॉनिटरिंग और हमारे अकाउंटेबिलिटी की बात की गई थी। जो हमारे स्कूल्स की अथॉरिटी है और गवर्नमेंट है वो सब मॉनिटर करते रहेंगे कि बच्चों का कैसे उनकी प्रोग्रेस चल रहा है। उनकी अकाउंटेबिलिटी की भी बात है कि अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसको टाइम भी दिया गया, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किससे पूछा जाएगा, स्कूल से पूछा जाएगा, स्कूल के अथॉरिटी से पूछा जाएगा और गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि अगर फंडिंग ठीक से नहीं आ रही है तो। ठीक है, तो ये सब थे इस बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, लिख के ले लो। इससे 2-4 क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे उठ के आएंगे कि ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छे से समझ लो, अच्छे से बना के लिख लो और मेनली अच्छी सी बातें कर दो उसके अंदर तो हो जाएगा। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा, बस कुछ चीज़ें ना स्पेसिफिक होती हैं, समझ में आया, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती है जो इसी कमीशन के नाम से जानी जाती है, तो वो चीज़ें हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं आपको दे ही देती हूँ, इतनी हेल्प करती हूँ आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो और ना आप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लेना। चैनल पे है मेरे प्लेलिस्ट बनाए फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर के पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो भी देख लेना, तो पता चल जाए क्वेश्चन पेपर आता कैसे। एमसीक्यू भी आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आते हैं, ठीक है, फिलअप भी आते हैं और असर्शन रीजनिंग भी आते हैं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो देख लेना, ये मत सोचना कि ऐसे इजी से आ जाएंगे, नहीं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप भी चैनल है, वहाँ पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे पूछ नहीं सकते, यहाँ पे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अगर कोई भी और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे बता देना। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बता देना, अलग से किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो वो भी बता देना, ठीक है। ये नहीं कि आप बस ढूंढ रहा, मुझे बता देना, मैं ढूंढ के पूरा रिसर्च करके नोट्स बना के पीपीटी बना के आपको दे दूंगी, जो मेन कंटेंट होगा निकाल के हर बुक्स के अंदर से, ठीक है। तो आपको अच्छा ही कंटेंट मिलेगा, बस मुझे बता देना कि ये टॉपिक मैम, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार एक अच्छी सी वीडियो बना दो उस टॉपिक पे, मैं बना दूंगी अच्छे से और आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। फिर मुझे बताना कैसी आपको कैसे समझ आएगा, नहीं, ठीक है। बाकी ये वीडियो बताओ मुझे, ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नहीं तो ये यूट्यूब के समुद्र है, इसके अंदर वीडियो से चैनल सब गुम हो जाते हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। आपके पास एजुकेशन चैनल तो रहना ही चाहिए जो आपको बहुत सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। सीटेट के भी मुझे बताना, सीटेट के PYQs जो हैं पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सीटेट में, ठीक है, वो भी मैं वीडियो सोच रही लाने के लिए, लाऊं या ना लाऊं ये भी बताना मुझे, ठीक है। और मुझे ये बताना कि आपको इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और सेकेंड ईयर बच्चे हैं तो वही बता देना वो उनको कौन सा पढ़ना है। चलिए अब बाय बाय, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छा स्कोर करो, ठीक है। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर लाइफ।